हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ क्लास 10th का मैथ्स का पेपर जो कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2021-22 का है। और ये जो पेपर है बच्चों, इसमें कुल 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं जैसे कि बोर्ड में पूछे जाते हैं। और हम क्या करेंगे, हम इस पेपर के प्रत्येक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ हल करेंगे और ये भी सीखेंगे कि हम बोर्ड में किस प्रकार से प्रश्न पत्र को हल करें ताकि हमारे मार्क्स अच्छे से अच्छे आएँ। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताया कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, ये परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्या है, हमें बताना है कि शांत है या अशांत है। देखिए देखिए पहला क्वेश्चन मैंने पहले ही लिखा हुआ है ताकि समय का क्या हो, समय कम से कम लगे। तो देखिए बच्चों, ये है 17/8। हमको क्या करना है, हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें किसका हर देखना है। क्या देखना है, हर। आप क्या करिए, जैसे आप बोर्ड में करोगे तो 8 को क्या करेंगे, हम साइड में ले जाएंगे, ठीक है। और जो ये 8 है इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो देखिए बच्चों, 8 क्या एक सम संख्या है, तो किससे शुरू करेंगे, 2 से। तो 2 चौको कितना होता है, 8 होता है। फिर किससे करेंगे, 2 से, 2 दूनी 4, और फिर किससे करेंगे, 2 एकम 2। तो देखिए बच्चों, जो ये 17/8 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा के, तो देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा गया 2 गुणा गया 2, या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की घात 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो 8 है बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखिए हमें करना क्या है, पहली बात तो ये ध्यान रखना कि जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो हमेशा क्या करिए, आप हर को देखिए। अंश से हमें कोई मतलब नहीं, अंश में कुछ भी हो हमें नहीं मतलब, हमें हर को देखना है। तो हर को हमने ये बना दिया। अब इसमें हमारा रूल क्या कहता है कि ये कहता है कि अगर कोई परिमेय संख्या, क्या कहता है कि अगर किसी परिमेय संख्या का जो हर है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, मैं सीधे से बता रहा हूँ कि परिमेय संख्या का जो हर होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, P/Q में लिखते हैं ना परिमेय संख्या को, तो जो उसका हर Q होगा वो कैसा होना चाहिए, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का हो, तभी वो क्या होता है बच्चों, शांत होता है। ठीक है, शांत की कंडीशन, बस ये कंडीशन है भाई। वो शांत तब होगा जब उसका जो हर होगा, जो क्या होगा, हर नीचे वाला, वो कैसा होगा, 2 की पावर n और 5 के पावर m के रूप का होगा, तो वो क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, ये ध्यान में होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको किया तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा फंस क्या रहा है, अब बच्चे यहाँ पे कहाँ पे गलती करेंगे, बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे 5 तो है ही नहीं, यहाँ पे क्या नहीं है, 5 नहीं है। तो अब क्या करना है, देखिए मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे 8 है ना, क्या मैं 8 के गुणा में 1 लिख सकता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, 8 एकम 8। इसी प्रकार जब ये 8 यही है, 8 का एक गुणनखंड है नहीं है, 2 की पावर 3, तो इसके आगे मैं वो उस 1 को लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत आई नहीं। मैंने क्या कहा, अंश में कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए हर में क्या कर सकते हैं, देखिए बच्चों 2 की पावर 3, मुझे क्या चाहिए, 5 की पावर m चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 5 की पावर 0 लिख सकता हूँ। और ये कब हुआ, क्योंकि बच्चों हमें पता होना चाहिए क्या होता है कि अगर कोई a है, कोई भी मतलब पद है, कोई भी संख्या है, और अगर उसकी पावर में 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ये हमें घातांक का जो नियम है वहाँ से हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसकी घात 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, a को मैंने क्या लिख दिया, 5 की पावर 0। तो क्या ये 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का है या नहीं है, 2 की पावर n और 5 की पावर m इस रूप में है कि नहीं है, है। तो अतः हम लिख सकते हैं कि दिया गया जो परिमेय संख्या है, दी गई परिमेय संख्या क्या है, शांत है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं दी गई परिमेय संख्या क्या है बच्चों, शांत है। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आप इतना, अगर आप डायरेक्ट इतना भी लिख लोगे ना, शांत है, उसमें भी टीचर नंबर दे देंगे, है ना। ये भी लिख लोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए ये क्या कह रहा है, 6/15। मैंने क्या क्या, सबसे पहले किसको देखोगे, हर को देखोगे। हर को कहाँ ले जाओगे, साइड में ले जाओ, 15। इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या सी संख्या, विषम संख्या, 2 से शुरू नहीं होगा, किससे करेंगे, 3 से। 3 पंजे कितना हो जाएगा बच्चों, 15, और फिर क्या हो जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जो ये 6 है तो 6 कितना हो जाएगा, ये जो 15 है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा गया 5। देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे 5 तो आ गया, 5 की पावर 1 लिख दीजिए, है ना। 5 की पावर m का मतलब 5 की घात 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे जो ये है ना, ये 3, ये काम खराब कर रहा है, इसमें 3 नहीं होना चाहिए। इसके हर में या तो 2 हो या 5 हो, अगर यहाँ पे 3 है, इसलिए क्या है ये हम लिख सकते हैं कि ये क्या है बच्चों, अशांत है। क्या है ये, अशांत है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता हूँ, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, अगर पेपर में क्या करना है। देखिए मैंने किसकी बात कर रहा हूँ, हर। देखिए बच्चों P/Q होता है, हमारा परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q। P को हमने नहीं छेड़ना है। ठीक है, इसको मैं स्टार पॉइंट बना के बता रहा हूँ। एक चीज़ ध्यान रखना आपने, अगर इसके हर में 2 है या 5 है,
या दोनों है, या क्या है, दोनों है। अगर हर में 2 दिख रहा है या 5 दिख रहा है या दोनों दिख रहे हैं तो वो क्या होगी बेटा, शांत होगी। बस इतना ध्यान रखिएगा आप। बस अगर आपको इतना ध्यान है तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। क्या देखना है, हर में 2 होगा, अगर अकेला 2 ही 2 है जैसे यहाँ था तो भी वो शांत है। अगर हर में 5 ही 5 है तो भी वो शांत होगा। अगर दोनों है तो भी वो शांत होगा। अगर इनके अलावा कोई और संख्या, कोई भी, 1 हो, 3, 1 तो खैर होगी नहीं, 3 होगी और क्या है 7, 9, 10, 11 कुछ भी हो, इन दोनों के अलावा अगर कोई भी संख्या हर में होगी तो हम क्या बोलेंगे, दी गई संख्या क्या है, अपर में है। दी गई संख्या क्या है, अशांत है। ठीक है, पर हाँ ये भी जरूर है। अब देखिए ऐसा नहीं कि जैसे 8 है तो आपने लिख दिया आसान, नहीं, उसको गुणनखंड करना है, उसके क्या करना है, गुणनखंड करना है। मतलब कुल मिला के समझिए कि अभाज्य संख्या, ये 2 अभाज्य संख्या नीचे होनी चाहिए बस। अगर कोई और अभाज्य संख्या, जैसे और अभाज्य संख्या क्या होती है, 7 होती है ना, 11 होती है, 13 होती है, अगर ये नीचे होगी तो वो अपर में वो क्या होगी, वो अशांत होगी। ये कहने का तात्पर्य है। ऐसा नहीं कि अब हमने कहा कि 8 है सर तो ये है, समझ रहे हैं ना कहानी। हाँ, जब हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करके जो अभाज्य जो संख्या होगी नीचे वो या तो 2 होगी या 5 होगी, उसके अलावा कोई नहीं होगी। बस ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसमें क्या करना है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है दिए गए ग्राफ में शून्य हैं, कितने शून्य हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम क्या देखते हैं, यह भले इन्होंने क्वेश्चन में दे नहीं रखा है लेकिन ये होता है y = px के लिए, है ना, ये y = px के लिए होता है। तो उसमें क्या देखते हैं हम, जो पॉलिनोमियल होगा वो किस टर्म में होना चाहिए, x के टर्म में, तब हम x अक्ष को देखते हैं। ये होता है x डैश, ये होता है y डैश। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे तो कितने, देखो ये देखेंगे कि ये जो कर्व है ये x अक्ष को कितनी बार काट रहा है। तो देखिए आप कितनी बार काट रहा है, ये 4 बार काट रहा है। तो हम लिख लेंगे इसमें शून्य कितने होंगे बच्चों, उतने क्या होंगे, शून्य होंगे। और ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, क्या देखना है कि जो ये कर्व है ये x अक्ष को कितना काट रहा है, कब, जब px हो, जब y = px हो, जब ये x की, जब ये टर्म जो किस में हो, x में हो। अगर यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये भी ध्यान रखना। अगर मान लो यहाँ पे होता है x = py, क्या होता है, x = py, तो तब हम y को देखते हैं। ठीक है, लेकिन इसको आप वो मत करिए, ये क्वेश्चन आता नहीं है, वैसे मोस्टली यही पूछा जाता है ना। तो इसमें क्या देखेंगे कि x अक्ष में जो कर्व है वो कितनी बार काट रहा है, तो 1, 2, 3, 4, तो वही उसके क्या होंगे, शून्य होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्या कह रहा है, देखिए इसमें है 9। ये देखिए x² - 9। आपको क्या करना है, जैसे मान लो कभी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा ना, तो कोई ऐसी जगह देखिए जहाँ से तुम्हें उसे हल करना आसान लग रहा है। तो मैंने देखा इसका 9, मैं क्या करूँगा, इस 9 को किनारे पे ले जाऊँगा। 9 के गुणनखंड क्या होंगे, 3 3 9, क्या हो सकते हैं, 3 3 9। तो इस 3 3 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3² लिख सकता हूँ, है ना, 3 की घात 2 लिख सकता हूँ। तो मैंने यहीं पर यही किया, मैंने क्या किया, x² माइनस जो 9 था बच्चों उसको मैंने क्या लिख दिया, 3²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मुझे सूत्र पता होना चाहिए। अब सूत्र क्या होता है, एक सूत्र क्या होता है, वो कहता है कि चूँकि यहाँ पे जो सूत्र लगेगा वो लगेगा a² - b² बराबर a + b × a - b। कभी भी वो जब सर्व समीका का प्रयोग वाला अगर क्वेश्चन आता है तो क्या करिए आप, जितने इसमें 7 से 8 क्लास 9th में 7-8 सर्व समीकाएँ उनको आप लिख लीजिए, है ना। तो देखिए कि किसका यूज़ करना है ना। बच्चे काफ़ी बार ये कर लेते हैं, उनको यही पता नहीं, सूत्र तो याद होता है लेकिन उनको ये ध्यान नहीं रहता किसका प्रयोग करना है। तो अगर आपने यहाँ पे लिखा होगा तो आप तुरंत से देख सकते हो, हाँ यार इस सूत्र का हम प्रयोग करें। जहाँ पे रफ करने के लिए होता है ना कॉपी में, उसमें कर सकते हैं आप। तो देखिए अब यहाँ ध्यान देना है आपने कि यहाँ हमारे पास क्या क्या गिवन है। देखिए बेटे a² की जगह है x², माइनस की जगह माइनस, और b² की जगह 3²। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो a है ना, जो मेरा a है वो किसकी जगह है, a बराबर क्या है, x है, और जो b है उसकी जगह क्या है, 3 है। ठीक है, अब मेरा जैसे ये मिल जाता है तो इस सूत्र के हिसाब से हम इसको करेंगे। ठीक है, सूत्र को देखिए आप, a² की जगह क्या है, x² हो जाएगा। ठीक है, माइनस का माइनस, b² मीन्स 3 का स्क्वायर, कोष्टक लगा दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, a मीन्स x प्लस b मीन्स 3, a + b इंटू a मैंने x माइनस और b, और ये क्या हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब है ये AP का। AP क्या होता है, समांतर श्रेणी। क्या होता है AP, समांतर श्रेणी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने लिख रखा है दिया क्या क्या हमारे पास। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे जो पहला पद होता है वो होता है हमारा a, उसको हम लिखते हैं प्रथम पद। प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद a बराबर कितना है, 10 है। दूसरा मेरे पास क्या है, सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या है, d।
और डी की क्या होता है, डी अगले पद में से पिछले पद को घटा दो, अगले पद में से पिछले, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको, जितने भी हम देखेंगे, जितने भी हमारे पास पद दिए होंगे अगले में से पिछले को घटा दो, वही हमारा क्या होता है, सार्वंतर होता है। तो हम कर देंगे 7 माइनस 10, 7 में से 10 को घटा दिया तो कितना आ रहा बच्चों यहाँ पे -3। ठीक है, अब यहाँ पे हमें तीसरी चीज़ जो है वो ये गिवन है। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या दिया है। हमेशा याद रखना, अगर हिंदी में, जैसे हिंदी में अगर हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या लिखा होगा, 30वां, तो 30वां माने ये n की बात कर रहा है, ये क्या है, n की बात कर, इसका मतलब ये n दे रखा है। ठीक है, अगर यहाँ पे होता ऐसा होता है 30th टर्म, इंग्लिश में होता है 30th टर्म, तो इसका मतलब ये भी क्या था, n, तो ये n की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास n है, ये क्या है, n बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, n माने पदों की संख्या होती है ना, पहला पद ये है, दूसरा, तीसरा, तो इसी प्रकार ये कह रहा है कि जो 30वें नंबर पे जो पद होगा, 30वें नंबर पे, 30वां क्या होगा, n, वो कौन सा पद है वो हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसका जो सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, सूत्र देखिए आप, a, ठीक है, n की जगह क्या रख देंगे हम, 30। ठीक है, 30वां पद देखना है ना मैं कि 30वें पद पे कौन है, तो a की जगह क्या आ जाएगा, देखिए a की जगह है 10, ठीक है, प्लस n की जगह कितना है, 30 माइनस 1 और इंटू डी कितना है, -3 है। ठीक है, इसको देखिए कैसे करना है, 10 तो यहीं रहेगा। ठीक है, 30 में से 1 घट जाएगा तो कितना होगा, 29 गुणा गया -3। फिर देखिए आगे 10 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस नहीं, अभी रुकिए आप, 29 तियाँ तो 3 × 27 का 7 है ना, 2 3 2 6 2 8, और यहाँ पे देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, और विपरीत चिन्हों का गुणा क्या होता है, ऋण होता है, तो ये आ जाएगा ऋण, और 87 में से 10 जाएगा तो -77। तो इस श्रेणी का जो इस श्रेणी का कौन सा पद कह रहा था, 30वां पद होगा, वो कितना होगा, -77। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। छोटा क्वेश्चन है, आसान है, सारे 1 नंबर के हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कह रहा है, 2 बिंदु दे रखे इसने। ठीक है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहा था उसने, देखिए बेटा, ये हमने इससे पहले कर दिया, चौथा कर दिया हमने, 5वां ये क्या कह रहा है कि बिंदु इसके और इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों, दूरी मैंने इनको क्या कर दिया, इसको मैंने P मान लिया, इसको मैंने क्या कर दिया, Q मान लिया, कोई दिक्कत नहीं होती उससे। ठीक है ना, क्योंकि अपनी सहूलियत के लिए, ताकि हम सूत्र अच्छे से लिख लें। ठीक है, तो किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी सूत्र होता है, ठीक है बच्चों, क्या होता है कि दूरी सूत्र, ये हमें पता होना चाहिए। दूरी सूत्र क्या होता है, जैसे मान लो 2 बिंदु है P और Q, उनके बीच का जो दूरी सूत्र होता है वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बिंदु होगा ना, इस बिंदु को देखिए आप, किसको करेंगे, x1, ये हो गया y1, और ये बिंदु हो गया x2, ये हो गया y2। इस प्रकार से मानेंगे, ये वाला x1 y1 x2 y2। तो चलो मान रख लेते हैं इसमें। ठीक है, x2, तो x2 की जगह कितना बेटा, 4 है। ठीक है, माइनस x1 की जगह कितना है, 2 है, इसकी पावर क्या लग जाएगी, होल पावर 2, प्लस y2 की जगह कितना है, 1 है। ठीक है, माइनस का माइनस, y1 की जगह कितना है, 3 है। ठीक है, होल पावर 2। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसको हल को, 4 में से 2 गया 2, और 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये 3 में से 1 गया तो माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, बड़ी संख्या -3 है, तो -3 में से प्लस का 1 जाएगा, तो माइनस का 2 होल पावर 2। ठीक है, फिर हो जाएगा ये देखो, ये 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, और ये 2 का वर्ग भी कितना हो जाएगा, 4, और ये रूट के अंदर आ जाएगा 8। ठीक है, इसको थोड़ा और हल कर दें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2 × 2 × 2। देखिए तो एक 2 बाहर आ जाएगा, एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ गया, अंदर बचेगा 2√2, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको 1-2 चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सूत्र लिखो, हल कर दो। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लो आपको सूत्र याद नहीं होता है, बहुत बार होता है कि सूत्र में कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार y1 पहले था, x2 क्या था। देखिए बच्चों, इतना ध्यान रखना कि x2 और x1 एक साथ होंगे, और y2 और y1 एक साथ होंगे। चाहे आप इनको आगे पीछे लिख लोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, तो इसकी चिंता मत करना आप। हाँ, ये जरूर देखना कि x1 और x2 एक साथ होंगे, एक कोष्टक में होंगे, और बाहर से क्या होगा, वर्ग होगा, और y1 y2 एक साथ होंगे, और ये होगा, लेकिन घटाने का चिन्ह लग रहा होगा यहाँ पे प्लस का, ये ध्यान रखना आपने। ठीक है ना, तो बाकी अगर इसको पहले इसको बाद में, इसको पहले इसको बाद में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आने वाला है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए sin 18/cos 72 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए sin 18 cos 72, हमने क्या करना है, किसी एक को देखना है, किसी एक को देखो। तो हम क्या करते हैं, अंश ही दिख रहा है मैं, तो अंश को ही हम शुरुआत करते हैं अंश से। देखिए बच्चों, साइन को नहीं छेड़ना है,
साइन को नहीं छेड़ना है। ये जो है ना, हमें इसको 90 के टर्म में लिखना है। किस टर्म में लिखना है? 90 के। तो आप खुद ही सोचो। और यहाँ पे देखिए, अब जब आप क्वेश्चन करोगे ना बोर्ड में भी, तो ये हिंट्स आपका हर बता देगा। हर ही इसका सॉल्यूशन है। अगर आप ना मतलब हर या अंश, मतलब आंसर भी इसी में छुपा होगा। अब जैसे देखिए, मैंने क्या बोला पहले, इसको 90 माइनस के रूप में लिखना है। अब देखिए, अगर मैं 18 है, इसको मैं 90 में से घटाऊं, तो 90 में से मैं कितना घटाऊं कि 18 आ जाए? तो कितना घटाऊं वो हर बताएगा कि कितना घटाना। 72 घटा दो आप, ठीक है। 90 माइनस 72, देखिए समझ में आ रहा क्या कहा मैंने, कि जो हर होगा ना, या अंश या हर, जिसको आप हल करना चाह रहे हैं, तो वो जिसको आप हल कर रहे हो दूसरा उसका आंसर बता देगा। तो ये 18 था ना, इसको मैं 90 माइनस के रूप में लिखूँ, तो 90 माइनस 72 क्या होगा? 18 होगा। देख लो, 10 में से 2 गया 8, और ये 1 हासिल यहाँ आ जाएगी, तो 8 में से 7 गया 1, और 18 की नहीं आ रहा। तो हम इसको जो साइन 18 है, इसको मैं 90 माइनस 72 लिख सकता हूँ। 72 क्यों लिखा? क्योंकि नीचे 72 है, यहीं से लिखना, कोई वो ही नहीं है इसमें, है ना। और जो हर है इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि हमें इसको 90 माइनस के रूप में लिखना है, बस, दैट्स इट। अब देखिए बेटा, यहाँ पे एक सूत्र होता है, चूँकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, ये फॉर्मूला होता है, इसी के लिए हमने ऐसा किया। इसका मतलब कि साइन 90 माइनस थीटा अगर होगा तो किसके बराबर होगा? कॉस थीटा के। जो ये थीटा होगा ना, वो कॉस बन जाएगा, ठीक है। देखो, तो साइन 90 माइनस 72, तो मेरा थीटा क्या है यहाँ पे? मेरा जो ये थीटा है यहाँ का, जो ये थीटा है, ये कौन है यहाँ पे? 72 है। तो साइन 90 माइनस थीटा मीन्स कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस 72। क्या बन जाएगा? कॉस 72। और नीचे भी कितना है? कॉस 72, और इससे ये कट जाएगा, तो आंसर आ गया मेरा 1, और ये क्या मेरा आंसर है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो ये आपस में बता देता है कि हल क्या आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं होती है? देखिए बेटा, सबसे पहले एक वृत्त को बनाइए, ठीक है। अब इस वृत्त से एक रेखा जा रही है, ठीक है। अब इसके समांतर, अब इसके अगर मुझे समांतर खींचने, समांतर रेखाएं क्या होती है? वही रेखाएं जो आपस में कभी नहीं मिलती, जो आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, है ना। तो ये होगी ना, होगी कि नहीं होगी भाई? इस रेखा की समांतर ये होगी। अगर मैं ऐसे में खींचता हूँ तो उसके समांतर ये होगी। अगर मैं ऐसे में खींचता हूँ तो उसके समांतर ये होगी। अगर मैं ऐसे में खींचता हूँ उसके समांतर, बहुत सारी, मतलब जहाँ जहाँ से हम खींचेंगे, हम उसी के सामने दूसरी रेखा खींच के हम बता सकते हैं कि इसमें अनेकों समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं। स्पर्श मैंने जो इसको टच करके जा रही है, ये कैसे टच करके जा रही है, नहीं ये उसके भारी बार टच करते हुए जा रही है, ठीक है। तो हम क्या भरेंगे यहाँ पे? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अनेक हो सकती है, ठीक है। दूसरे कह रहे हैं कि वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, अर्थात जैसे ये वृत्त है और इस वृत्त से जैसे ये रेखा जा रही है, तो यहाँ पे ये टच कर रहा है ना इसको, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बेटा स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं इसको? स्पर्श बिंदु। तो यहाँ पे हम भर देंगे स्पर्श बिंदु, और यही हमारा क्या है आंसर। यहाँ पे अनेक भरेंगे, यहाँ पे स्पर्श बिंदु भरेंगे, दैट्स इट, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 8, दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात दिया है इसने। देखिए यहाँ भी देख लें आप पेपर को, है ना। ये वाला हमने कर दिया, अनेक समांतर होती है, स्पर्श रेखाएं होती है, इसमें वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा है। उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं हैं ये। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये। दो समरूप त्रिभुज हैं, क्या है? समरूप त्रिभुज हमें पता होना चाहिए, जो एक ही आकार के, एक ही रूप के होते हैं, ठीक है ना। तो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं ऐसी है, इस अनुपात में है, तो इनका जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो क्या होगा? तो देखिए बच्चों, ये हमें अच्छा क्वेश्चन है, इसको हमें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? चूँकि समरूप, मैं सीधे ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, क्षेत्रफलों का अनुपात, वह बराबर होता है भुजाओं के अनुपात, जो भुजाओं का अनुपात होगा उसके स्क्वायर के। सबसे आसान, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब भुजाओं का अनुपात क्या दे रखा है? 4:9। हमें यही तो दिया है ना, 4:9, इसका स्क्वायर। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिखते हैं? 4/9 ऐसे तो लिखते हैं। इसका वर्ग कर दीजिए आप, तो वर्ग होके क्या हो जाएगा? 4 चौको 16 और 3 तियाँ 9 9 81। तो या करके हम लिख सकते हैं 16:81, और यही हमारे क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। देखिए ये है यहाँ पे पूछ रखा है, तो इसका ये क्या है? डी वाला आंसर है, 16:81,
ठीक है। अगर ये उल्टा पूछता है ना, अगर ये उल्टा पूछता कि अगर ये बोलता है कि ये जो समरूप त्रिभुजों का अगर ये क्या है, ये क्षेत्रफल का अनुपात है, तो भुजाओं का अनुपात हम क्या कर देते, वर्गमूल लेते हैं। इसका 2 आ जाता है, इसका 3 आ जाता है, तो 2:3 इसका आंसर होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। चलो पहले पेपर में देखते हैं क्या कह रहा है। एक बक्सा है, 60 सेंटीमीटर लंबा है, 20 सेंटीमीटर चौड़ा है और 15 सेंटीमीटर क्या है, ऊंचा है। इसमें अधिकतम लंबी छड़ रखी जा सकती है। हमें इसमें क्या करनी है, एक छड़ रखनी है और हमें ये बतानी है कि उसमें अधिकतम कितनी लंबी छड़ हम रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कह रहा है कि लंबी से लंबी छड़। अब देखिए बेटा ऐसा होता है हमारा, ठीक है, जो घनाभ होता है वो आयतों से मिलकर बना होता है। हमें पता होना चाहिए उसमें कितने आयत लगे होते हैं चारों तरफ से, 6, जिनको हम फलक बोलते हैं। ठीक है, 6 फलक। तो अब देखिए अगर मुझे इस पर रॉड रखनी है तो मैं कैसे में रखूँ, अगर ऐसे में रखूँगा तो नहीं, ऐसे मतलब लंबी से लंबी। तो लंबी रखने के लिए बेटा मुझे हमेशा ऐसे में, टेढ़े में रखना पड़ेगा। कैसे में, देखिए यहाँ से यहाँ और ऐसे में मैं उस पर छड़ रख सकता हूँ। अगर मैं टेढ़े में रखूँगा तभी उस पर सबसे लंबी छड़ हम रख सकते हैं। और जो ये टेढ़ा होता है इसी को क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं विकर्ण। क्या कहते हैं, विकर्ण। इसका मतलब ये हुआ कि हमें लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है, ऊंचाई दी गई है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, घनाभ का विकर्ण। तो क्या निकालना पड़ेगा, घनाभ का विकर्ण। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 1-1 नंबर के हैं, इसलिए इनको ज़्यादा अच्छे से करने की वो जरूरत। इसमें तुम सीधे आंसर भी निकाल दोगे तो आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि आगे भी अभी बहुत बड़ा पेपर है ना, 3 घंटे का टाइम होता है, तो इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा काम समझाने का है, इसलिए मैं अच्छे से कर रहा हूँ। बाकी आप पेपर में सीधे से अगर सीधे डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको जल्दी करना है। तो देखिए विकर्ण का सूत्र क्या होता है बेटा, देखिए लंबाई का स्क्वायर रूट के अंदर, सारे के सारे कहेंगे रूट L² मैंने चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ मान रख देते हैं। L मीन्स क्या होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो L क्या है, 60 का स्क्वायर। B कितना है, चौड़ाई कितनी है, 20 का स्क्वायर कर दो, और ये है 15 का स्क्वायर। ठीक है, ये कर दिया, कर दो। देखो 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है, और 0 0 2 0 हो जाएंगे। ठीक है, 2 का वर्ग कितना होता है, 4, 1 0 और 1 0 2 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब 15 का वर्ग कितना होता है, 225। ये रूट के अंदर लगेगा। अब इसको क्या करो, आप जोड़ दो, तो कितना हो रहा है, 5 5 5। ठीक है, यहाँ भी 2 2 2। ठीक है, 2 4 6 6 12 का 2, हाथ से लगे 1, 3 और 1 4, ये आ गया 42 25। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम वही करते हैं जैसे हम करते हैं। तो 42 25 को क्या करेंगे, जो इसको हल करने का क्या है, एक विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि। उस विधि से हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, 5 है, 5 है तो 2 से जाएगा नहीं। सबसे छोटे भाज्य संख्या क्या होती है, 2, 2 से नहीं जाएगा तो किससे जाएगा, 3 से। तो 3 से देखो, 3 एकम 3 हो जाएगा, 1 बजेगा 12, 3 चौको 12, फिर 25 25 में 3 का भाग नहीं जाता। तो हम किससे शुरुआत करेंगे, 5 से। तो 5 5 8 40 हो जाएगा, है ना, 5 8 40, 2 बचेगा, 5 चौको 20, 2 बचेगा, 5 पंजे 25। ठीक है, फिर हम 5 से करेंगे, 5 एकम 5 बचेगा, 3 14, 5 दूनी 10, 4 45, 5 नमा 45। एक मिनट क्या होगा, 5 एकम 5, 3 4 5 छक्के, सॉरी 5 छक्के 30, यहाँ पे गलती कर दी मैंने, 30 होगा, 4 5 नमा 169 आएगा। अब देखिए 169 किसका जाता है, 13 का वर्ग होता है। तो 13 गुणा 13 और फिर आ जाएगा 13 एकम 13। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा गया 5 गुणा गया 13 गुणा गया 13, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। अब क्या होता है, जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं कि जोड़ा क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, तो ये बाहर आ जाएगा। इसमें भी जोड़ा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये भी, सॉरी, ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। 13 भी बाहर, 5 भी बाहर, 13 पंजे 65, और ये हमारे क्या होगा, आंसर होगा। ये क्या है हमारा आंसर। यहाँ पे मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। अगर आपको सॉर्ट करना है, क्या करना है, सॉर्ट करना है, कि जैसे मान लो ये था ना, यहाँ पे ये था, अगर हमें इसको हल करना है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए बच्चों, जो इसका शुरू के जो 2 डिजिट है, ठीक है, ये किसका वर्ग होता है, जो 25 है किसका होता है, 5 का वर्ग होता है। ठीक है, अब जो इसके बाद जो बच गया जो 42 है ना, ये जो 42 है किन्हीं 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल होता है। क्रमागत संख्याओं का, क्रमागत क्या होती है, जैसे 2 और 3 है, 2 और 3 क्रम है ना, ये क्रमानुसार। इन दोनों का गुणा कर दो कितना है, 3 दूनी 6 आ रहा। दूसरा जैसे 3 और 4, इनका गुणा कर दो कितना आ रहा, 12। तो ऐसी कौन सी संख्या है क्रम में जिनका गुणन पर 42 आता है। तो ये ध्यान से देखो आप, 6 गुणा 7 होता है, 6 7 42 है कि नहीं है।
देखो 42 है, किस किस का, अगर मैं 6 और 7 का गुणा करता हूँ, क्रमागत संख्याओं का गुणा करता हूँ तो 42 आता है। तो इसमें जो छोटी वाली होगी ना, यही इसको यहाँ लगा दो और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। एक बार जब आपको आदत पड़ जाएगी तो बहुत शॉर्ट ट्रिक है ना, इस तरह से, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन अब इतना करेंगे तो इसलिए कह रहा हूँ मैं, आप शॉर्ट ट्रिक भी कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 वो क्या कह रहे हैं, देखिए ये है प्रायिकता से। क्वेश्चन नंबर 10, 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह एक लाल रंग का बादशाह, ध्यान से देखिए, लाल रंग का होगा, ठीक है, एक लाल रंग का बादशाह हो, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहीं पे कर लेता हूँ मैं इसको, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है इसके लिए, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रायिकता का सूत्र, प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता बराबर होता है, ठीक है, सीधे शॉर्टकट भी लिख सकते हैं आप, क्या होते हैं, जो घटना होती है उसके जो अनुकूल होता है तो उसके अनुकूल परिणामों की संख्या, है ना, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब देखिए जब भी हमें ये क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, आपने कुल परिणाम को लिख लो। अब ये ताश की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ताश की। तो हमें पता है कि ताश में टोटल भाई 52 होते हैं, क्लियर है, तो जो टोटल है पहले उसको लिख दो। अब अनुकूल की बात कर रहे हैं बेटा ये, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, अगर ये 52 पत्तों की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 52 पत्तों को हम दो उसमें डिवाइड कर दें, क्योंकि इससे रंग की बात करिए तो अगर आपको ध्यान होगा तो उसमें 26 जो होते हैं वो लाल रंग के होते हैं और 26 उसमें कैसे होते हैं, काले रंग के होते हैं। अब ये कह रहा है कि देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह होता है, इसका मतलब इसको काले से मतलब नहीं, तो काले को हटा दो, ठीक है, ये 26 हमारे काम का नहीं। अब ये 26 हमारे काम का है, इसमें से काले इसमें से बादशाह कितने, तो देखिए पहले टोटल बादशाह कितने होते हैं हमारे पास, 4 बादशाह होते हैं, है ना, बादशाह 13 नंबर पे होते हैं ना, जो वो बादशाह 4 होते हैं, लेकिन उसमें 2 तो काले होते हैं ना, तो वो 2 इधर चले गए, तो अब यहाँ बचेंगे 2, यहाँ बचेंगे 2 इधर और 2 इधर होते हैं। तो ये जो 2 है इनकी बात कर रहा हूँ, तो 2 ही बादशाह होंगे लाल कलर के, तो 2 में से ये हो जाएगी इसकी प्रायिकता 2/52। इसको हम काटेंगे तो 2 एकम 2, 26 दूनी 52 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो 10 क्वेश्चन थे बेटा ये हमारे थे 1-1 मार्क्स के, ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब हम करेंगे 2 नंबर का क्वेश्चन, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, 2 नंबर के, अब यहाँ से 11 से हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो गए, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का, इसका मतलब हम समांतर श्रेणी से क्वेश्चन है ये, 7वां पद 32 है, 13वां पद 62 है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। अच्छा हमें श्रेणी ज्ञात करनी है, ठीक है, पद इसने दे रखा है। तो चलिए ये देखिए हमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले हम तरीके से लिखेंगे। 1 नंबर के क्वेश्चन तो हम सॉर्ट कर सकते हैं, इसमें थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा। दिया है समांतर श्रेणी का 7वां पद, तो 7वां पद बेटा 32 है, तथा समांतर श्रेणी का 13वां पद 62 है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना आपने कि अगर आपको पता हो कि जब हम किसी श्रेणी को करते हैं तो उसमें जो प्रथम पद होता था वो होता था ए, क्या होता था प्रथम पद ए, दूसरा पद होता है बेटा ए प्लस डी, दूसरा पद होता है ए प्लस डी, जो सार्वंतर क्या होता है, जुड़ जाता है। मैं बच्चों को एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है, अगर आपको समांतर श्रेणी का व्यापक रूप पता है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, समांतर श्रेणी के हर क्वेश्चन को कर सकते हैं। और समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, यही होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, इसी प्रकार आगे जाके a प्लस 3D, a प्लस 4D, है ना, इस प्रकार से हमारी समांतर श्रेणी आगे जाती है। और जो nth टर्म आती है an बराबर वो a प्लस n-1 इंटू डी, कब होती है, इसी से होती है, क्योंकि देखो प्रथम पद ए होता है तो दूसरे पद में 1 डी जुड़ेगा, ध्यान से देखिए आप, दूसरा पद है तो 1 डी जुड़ रहा, तीसरे पद में 2 डी जुड़ रहे हैं, चौथे पद में 3 डी जुड़ रहे हैं, मतलब जितना हम पद जा रहे हैं तो 1 डी कम जुड़ेगा, 1 डी कम, पहले में कोई डी नहीं, दूसरे में 1 डी, तीसरे में 2 डी, चौथे में 3 डी, पाँचवें में 4 डी, तो इसी प्रकार nवें पद में n-1 डी। ये अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए इसने का 7वां पद हम क्या लिख सकते हैं, A7, है ना, पहला पद A1 बराबर A2 A3 ऐसे लिखते हैं, A4 A5, तो A7 हमने लिख दिया 7वां पद। तो देखिए बेटो 7वां जो पद होगा, मैंने क्या बोला, 1 कम, उसमें जो D होगा वो 1 कम होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस 6D, समझ में आया, 1 D कम होता है, 7वें पद में 1 D कम होता है, तो बराबर कितना हो गया, 32 हो गया, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, समीकरण नंबर 1। इसमें 13वां पद है जैसे A13, ठीक है, तो A13 में से 1 डी कम कर दो तो कितने डी होंगे, A प्लस 12D, A प्लस 12D बराबर 62, समीकरण नंबर 2। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हो तो इससे
मतलब इससे आसान कुछ नहीं। अगर मानो आपसे पूछता 50वां पद, तो 50वां क्या होगा a + 49d। अगर वो बोलता है 20वां पद तो a + 19d। ठीक है, अगर वो कहता है 100वां पद तो a + 99d, एक d कम कर दो। ठीक है, इस प्रकार से हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिया। अब देखिए बेटा, हमें समांतर श्रेणी निकालनी है। तो अब देखिए, अब हम चले गए किस वाले चैप्टर में, कौन सा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, दो चर वाले रैखिक समीकरण, उससे हमें इसको अब हल करना है। तो पहला है हमारा a + 6d = 32, दूसरा a + 12d = 62। इसमें कौन सी संख्या है, कौन सा पद है जो समान है, तो यहाँ a है, यहाँ भी a है। तो हम इसमें क्या करेंगे, विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, विलोपन विधि का। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, जोड़ने पर। तो पहली समीकरण क्या है, सॉरी घटाने पर। ओह, मिस्टेक हो गई। क्या करेंगे यहाँ पे, घटाने पर। क्यों है, देखिए a प्लस, पहले 2 को लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, a + 12d = 62। अब पहली समीकरण क्या है, a + 6d = 32। ठीक है, और इसको क्या करना है, घटाना है। ब्रैकेट लगा दो, बाहर से ऋण का चिन्ह लगा दो। देखिए बच्चों, घटाना क्यों है, क्योंकि देखो ये अगर हम इस वाले पद को देखें या इस समीकरण को देखें तो इसमें सारे पॉजिटिव है, यहाँ भी सारे पॉजिटिव है, तो घटाने के चिन्ह लगाना पड़ेगा तभी तो कटेंगे। अब ये ऋण जब ब्रैकेट के अंदर आएगा तो ये भी ऋण कर देगा, इसको भी ऋण कर देगा, इसको भी ऋण कर देगा, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 12 में से 6d जाएगा तो कितना d बचेगा, 6d। और यहाँ हो जाएगा 2 में से 2 गया 0, 6 में से 3 गया 3। तो d का मान क्या आ जाएगा बच्चों, मेरा d बराबर हो जाएगा 30/6, और ये इसको काटेगा कितनी बार, 5 बराबर। तो d बराबर कितना आ गया, 5। d कितना आ गया, 5। अब क्या करो, d का मान क्या कर देंगे हम, d का मान समीकरण किसी में भी रख दो, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 क्या थी हमारी, समीकरण थी a + 6 और d की जगह क्या रख देंगे, 5 बराबर कितना है, 32 है। ठीक है, तो a 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और ये हो गया 32, और a 30 उधर जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 30, और a बराबर कितना बन गया, 2। ठीक है, अब जब हमारे पास प्रथम पद आ गया, सारवंतर आ गया, तो हम आगे के पद निकाल सकते हैं। तो श्रेणी होगी, श्रेणी क्या होगी हमारे बेटा, प्रथम पद क्या है, a। ठीक है, दूसरा पद क्या होता है, a + d, फिर होता है a + 3d, a + 4d, है ना। इस प्रकार से हम श्रेणी होती है। तो a की जगह कितना है, 2, फिर आएगा 2 + 5, फिर आएगा 2 + 3, सॉरी 2 आना है ना यहाँ पे, 2d, फिर आएगा 3d। ठीक है, तो 2d की जगह 5, ये आ जाएगा 2 + 3 × 5, इसी प्रकार से आगे। तो पहला पद हो गया 2, ये हो गया 7, 5 दूनी 7 2, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 2 12, 5 3 15 2 17। ठीक है, सॉरी 5 3 15 और 16 17। ठीक है, तो इस प्रकार से, या हम इसको ये भी कर सकते हैं 2 और 5 7, 7 5 12, 12 5 17, इस प्रकार से हमारी समीकरण बन रही है। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर आपको ये पता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलती होगी, a + d, a + 2d, a + 3d, इस प्रकार से, और इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वैसे मैं ये जो चैप्टर है बच्चों, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं पेपर हल कर रहा हूँ, और इसके बाद में क्या करूँगा, प्रत्येक जो कॉन्सेप्ट है वैसे आप कमेंट में लिख लेना जो आपको समझ में नहीं आया होगा। तो जब आप इसको चैप्टर में पढ़ोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि चैप्टर में इतने अच्छा कॉन्सेप्ट से पढ़ाता हूँ कि आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं सोच रहा हूँ इतने ही क्वेश्चन इस वीडियो में करते हैं, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है और जिससे बच्चे काफ़ी टाइम बोर भी हो जाते हैं। तो ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है, आगे के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।